वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है दो पृष्ठभूमियां भारतीय और अंग्रेजी। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। यहाँ पर लेखक ने जो अगले परिचय दिए हैं उसको पॉइंट्स रखा है। भारत की बीमारी अकाल। अब देखिए, जब भी युद्ध होने के बाद उस देश की अवस्था बहुत ही दयनीय हो जाती है। जिसकी इसके पहले जो भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो सबसे पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसका भी परिणाम क्या हुआ था कि बहुत सारे देशों में बहुत सारी समस्याओं की निर्माण हुई थी, जैसे कि अकाल, भूखमारी, और इसके द्वारा बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो इसी प्रकार ये जो आंदोलन हो रहे थे, ये जो क्रांतिकारी कदम हो रहे थे, उसके द्वारा भारत में बहुत सारी बीमारियां फैल रही थी। अब यहाँ पर एक बीमारी का नाम दिया गया है अकाल। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब इस प्रकार के युद्ध होते हैं तो क्या होता है, आम जनता उस युद्ध के बाद इतनी त्रस्त हो जाती है। उस समय ब्रिटिश सरकार का भारत पर अधिकार था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता, उन पर आने वाली जो समस्याएं थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए। और तथा भारत लगातार अपने आजादी के इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, और ब्रिटिश सरकार ने पहले ही उसको गरीब बना दिया था, तो इसके अपने विकास के आंतरिक विकास की तरफ उसका ध्यान नहीं था। और इसकी वजह से क्या हो गया था, भारत के आम जनता के पास न खाने पीने की चीजें उपलब्ध थी, भूखमारी जैसी समस्या उनको त्रस्त कर रही थी, तथा उसमें ही अकाल जैसी एक नैसर्गिक आपत्ति आ थमी थी। और उसके पहले भी अकाल जैसी समस्याओं से बहुत सारे प्रांतों को सामना करना पड़ा था। उससे किस प्रकार से देश का विकास रुक जाता है, यह हम सबको पता है। आगे लेकर कहते हैं कि भारत बहुत बीमार था, तन और मन दोनों से। अब देखिए, भारत की जो बीमारी थी कौन सी थी? तन और मन से वह थक गया था। अब तन मतलब शरीर, और मन कि अब भारत के अपने स्वतंत्रता के इस उद्देश्य को लेकर सारे आम जनता जन आंदोलन के रूप में जो आक्रमण कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, लेकिन उनके सामने एक सुसंगठित सेना थी जिसको पहले से ही नेतृत्व दिया गया था, ट्रेनिंग दिया गया था, और ऐसे हर तरह का वह विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उससे क्या हो रहा था, उसकी आंतरिक भावनाएं, उनकी मजबूती, आत्मविश्वास कम हो चुका था, और शरीर भी अब उनका कमजोर हो चुका था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो उनके प्रस्ताव को नामंजूर कर रहे थे और जो अत्याचार कर रहे थे, उसके द्वारा अब वह हार चुके थे। जबकि लड़ाई में कुछ लोग बहुत फूले फले थे, दूसरों पर बोझ चरम सीमा तक पहुंच गया था, और इसकी भयानक स्मृति दिलाने के लिए अकाल पड़ा। अब देखिए, इस युद्ध में क्या हो रहा था, एक तरफ ऐसा वर्ग था जो बहुत फूले फले थे, अर्थात धनवान हो रहा था। जैसे कि ब्रिटिश सरकार के हित में जो लोग भारत के आक्रमणकारी, क्रांतिकारी नेताओं, इनसे उनको कुछ लेना देना नहीं था। उन्हें तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वह ब्रिटिश सरकार के ओर से बहुत सारी चीजें को लेकर उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत सारे पद दिए जा रहे थे। लेकिन फिर भी जब स्वतंत्रता की बात आई तो वह उनके विरोध में गए। लेकिन बहुत सारे वर्ग ऐसे थे जो सिर्फ अपने ही स्वार्थ में, अपने ही विरासत को लेकर, अपने ही बारे में सोच रहे थे। तो इस प्रकार एक वर्ग ऐसा था, बहुत ही धनवान हो गया था, और दूसरा वर्ग ऐसा था जिनके पास खाने के लिए या बीमारियों से बचने के लिए भी पैसे नहीं थे। दूसरों पर बोझ चरम सीमा तक पहुंच गया था, और इसकी भयानक स्मृति दिलाने के लिए तो इस प्रकार से भारत में तनाव का वातावरण छाया हुआ था। और ऐसे में ही लेखक कहता है कि भयानक स्मृति दिलाने वाला वह अकाल पड़ गया, दूर दूर तक विस्तृत अकाल, जिसका प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत पर पड़ा।
ब्रिटिश शासन के पिछले 170 वर्षों में यह सबसे बड़ा और विनाशकारी था। अब देखिए, ब्रिटिश शासन के लगभग 170 वर्षों तक जो उन्होंने अपना अधिकार जमाए हुए थे, इन सारे बीच में जो अकाल पड़ा था वह सबसे बड़ा और विनाशकारी अकाल माना गया है। इसकी तुलना 1766 ईस्वी सन से 1770 ईस्वी सन के दौरान बंगाल और बिहार के उन भयंकर अकालों से की जा सकती है जो ब्रिटिश शासन की स्थापना के आरंभिक परिणाम थे। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जब अपना शासन, अपना सरकार, अपना अधिकार आरंभ किया था, उस समय में भी अर्थात 1766 और 1770 में भी अकाल पड़ा था। कौन से देशों में? बंगाल और बिहार इन राज्यों में पड़ा हुआ था। तो उस समय जो इस प्रकार से अकाल ने अपना विस्तार फैलाया हुआ था, उसी प्रकार का अब विनाशकारी अकाल 1942 के बाद हुआ था। इसके बाद महामारी फैली। अब अकाल हुआ था, इसके वजह से लोगों के पास न ही खाने पीने की चीजें थे और बहुत सारे सुख सुविधा के साधन तो बहुत दूर की बात रही। तो इसके खाने पीने की चीजें उपलब्ध न होने के कारण क्या हो गई? महामारी फैल गई और उससे संबंधित बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां होने लगी, जैसे कि हैजा और मलेरिया। वह दूसरे सूबों में भी फैल गई और आज भी हजारों की संख्या में लोग उसके शिकार हो रहे। तो लेखक कह रहे कि धीरे धीरे एक करके सारे प्रांतों में, सारे देशों में यह बीमारियां फैलने लगी। और इस प्रकार लेखक कहते हैं कि जब लेखक यह किताब लिख रहे थे तो कहते कि आज भी हजारों की संख्या में इस सारी अकाल से संबंधित महामारी और उससे संबंधित बहुत सारी बीमारियां हर सूबे में अर्थात हर प्रांत में, छोटे से लेकर बड़े गांवों में फैल रही थी। इस अकाल ने ऊपर के थोड़े से लोगों की खुशहाली के झिने आवरण के नीचे भारत की जो तस्वीर थी उसे उखाड़ कर रख दिया। अब तक देखो, भारत अपने अस्तित्व को लेकर टिका हुआ था इन सारी समस्याओं के बावजूद भी। फिर भी यह जो अकाल का समय था, इससे क्या हो गया? भारत का हर नागरिक उसे त्रस्त हो गया था। यह तस्वीर ब्रिटिश शासन की बदहाली और बदसूरती की तस्वीर थी। और इस प्रकार ब्रिटिश शासन काल में अब तक के जो दिन थे, वह भले ही उसने बहुत सारे आक्रमण किए थे या बहुत सारी समस्याओं से भारत का जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन इन दिनों में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बदसूरती और बदहाली की तस्वीर लेकर कहते हैं कि यह उस समय का जो समय था वह बहुत ही भयंकर था। लेखक आगे कहते हैं कि जब यह सब घटित हो रहा था और कलकत्ता अर्थात कोलकाता की सड़कों पर लाशें बिछी थी, कलकत्ता के ऊपरी तबके 10,000 लोगों के सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। तो लेखक कहते हैं कि हर प्रांत में, हर देश में यह सारी समस्या, सारे आम जनता दुख दर्द से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उसी समय कलकत्ता के ऊपरी तबके अर्थात बड़े वर्ग, अभिजात्य वर्ग अपने विलासिता में लगे हुए थे। उन्हें आम जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं था। सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था कि देखो, हर प्रांत के सामाजिक जीवन में परिवर्तन आ चुका था, लेकिन इन अभिजात्य वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वो सारे सुख सुविधा के, विलासिता के जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें आम जनता के या इस प्रकार के जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं था। नाच गाने और दावतों में विलासिता का प्रदर्शन हो रहा था और जीवन उल्लास से भरा था। अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर्विरोधी का देश है। अब देखो, अंतर्विरोध कि आपसे में विरोध होना, भिन्नता होना। कुछ लोग कुछ बहुत धनवान हैं और बहुत से लोग बहुत निर्धन है। तो देखो, यहाँ पर पैसों से लेकर कौन कौन सी अंतर्विरोध दिखाई दे रहे हैं कि समाज का एक वर्ग बहुत निर्धन था, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, और दूसरा वर्ग इतना धनवान था कि नाच गाने विलासिता युक्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। यहाँ आधुनिकता भी है और मध्ययुगीनता भी है। तो अब देखो, विचारों को लेकर भी एक तरफ हमें आधुनिकता दिखाई दे रही थी
और दूसरी तरफ मध्ययुगीनता की बहुत सारे लोग नए जीवन यापन बदलाव सामाजिक परिवर्तन को लेकर आधुनिक होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो समाज का एक वर्ग ऐसा था मध्ययुगीनता में ही अपने पुराने विचारों को लेकर ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। यहाँ शासक है और शासित भी है, ब्रिटिश है और भारतीय भी है। तो देखो किस प्रकार से भारत के अंतर्विरोध का लेखक वर्णन कर रहा है कि धनवान और निर्धन, फिर आधुनिकता, मध्ययुगीनता, शासक और शासित, कि शासक मतलब दूसरों पर अधिकार जमाना और शासित मतलब अत्याचारों को सहना। एक तरफ ब्रिटिश भी है और दूसरी तरफ भारतीय है। तो इस प्रकार से भारत में यह अंतर्विरोध दिखाई दे रहे थे। ये अंतर्विरोध सन 1943 के उत्तरार्ध में अकाल के उन भयंकर दिनों में जैसे कलकत्ता शहर में दिखाई पड़े वैसे पहले कभी नजर नहीं आए थे। अकाल की गहरी वजह उस बुनियादी नीति में थी जो भारत के दिनों दिन गरीब बनाती जा रही थी, जिसके कारण लाखों लोग भूखमरी का जीवन जी रहे थे। और इस प्रकार कुछ राजनीतिक नेताओं की नीति के कारण, ब्रिटिश सरकार के नीतियों के कारण भारत दिन ब दिन गरीब बनता ही जा रहा था और लाखों लोग भूखमरी का जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनमें उनकी मृत्यु भी हो रही थी। भारत में ब्रिटिश शासन पर बंगाल की भयंकर बर्बादी ने और उड़ीसा, मालाबार और दूसरे स्थानों पर पड़ने वाले अकाल ने आखिरी फैसला दे दिया। पर जब वे जाएंगे तो वह क्या छोड़ के जाएंगे? 3 वर्ष पहले मृत्युशैया पर पड़े टैगोर के सामने यह चित्र उभा था, लेकिन वे कैसा भारत छोड़ेंगे? कितनी नग्न दुर्गति! अंत में उनके सदियों पुराने प्रशासन की धरा सूख जाएगी तो वे अपने पीछे कितनी कीचड़ और कचरा छोड़ेंगे। अब देखिए, भारत के जो क्रांतिकारक थे, भारत के जो नेता थे, उनके सामने हमेशा यही प्रश्न लगातार आता रहता था उनके मन में कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे तो उनके पीछे भारत की कौन सी वह दुर्दशा छोड़कर जाएंगे और भारत की अवस्था कितनी दयनीय होगी। यह सारे बारे में विचार करते करते सारे नेता लोग इसी बात पर अंत तक उनका सवाल यही रहता था कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे तो उनके पीछे कितनी कीचड़ और कचरा छोड़कर चले जाएंगे। देखते हैं इन परिषदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। अतिरंजित, बड़ा चढ़ाकर, विनाशकारी, विनाश करने वाला, उगाड़, उजागर करना, बदहाली, बुरा हाल होना, अंतर्विरोध, आंतरिक विरोध। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से भारत के जो नेता थे वह यहाँ बहुत सारे आम जनता इस सारे अकाल जैसे बहुत सारे भूखमरी जैसे समस्याओं से घिरे हुए थे, तो दूसरा वर्ग खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहा था। आगे लेकर कहते हैं कि क्रांतिकारियों के मन में, नेताओं के मन में हमेशा यही प्रश्न उभरता था कि जब ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़कर चले जाएंगे, भारत को आजादी मिल जाएंगी, लेकिन सही रूप से भारत स्वतंत्र हो पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ब्रिटिश जाने के बाद उनका जो विनाश हुआ था, उस विनाश से बाहर निकलने के लिए भारत को फिर से अपने विकास के लिए बहुत लंबा समय लगने वाला है। तो बच्चों, अब तक हमने इन परिच्छेदों से यह पढ़ा। आगे भी लेखक बहुत सारे विचारों को हमारे सामने रखने वाले हैं, उसको पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।